स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में के साथ सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के पीछे पड़ गई है। बताएंगे कैसे राजभवन तक निकाला गया मोर्चा दोस्तों। इसके बाद एक बड़ी अपडेट सामने आती है जहां पर सोनिया गांधी से एक ऐसी महिला नेत्री ने की है मुलाकात जिससे हरियाणा के अंदर कुछ नया पक रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस तरीके की चर्चा चल रही है। और असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद गए थे भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों। बीजेपी ने सुरक्षित सीट दी लड़ने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति से सीट छीनकर बीजेपी ने कांग्रेस से गए सांसद को दिया है, अब उसी ने ठोकते हुए हराने का दावा किया है दोस्तों। और कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए मैदान में कूदे हैं। बताएंगे किस तरीके से जाल कांग्रेस के खिलाफ बिछाया था, लेकिन खुद फंस गए बीजेपी के नेता। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस ने इस बात को सबके सामने बता दिया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है और कैसे एकता दिखाकर अमित शाह के द्वारा भेजे गए नेताओं को भी खाली हाथ लौटा दिया जाता है और सारी चाणक्यगिरी खत्म कर दी जाती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के हालिया राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की एकता की बड़ी जीत के बाद पार्टी और मजबूती के साथ एकजुट दिखाई दे रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर और चुनाव की धांधली को लेकर और पावर का दुरुपयोग किए जाने के मामले पर राजभवन का दरवाजा खटखटाया है दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे दोस्तों। सबने जाकर मुलाकात की है राज्यपाल से और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि राज्यसभा के चुनाव के दौरान निष्पक्षता के सारे मानदंडों का उल्लंघन किया गया है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जगह पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण चुनाव रहा। ज्ञापन सौंपने के बाद हुड्डा ने शेरो शायरी के अंदाज में कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का जिम्मा जिन पर था उन्हीं पर अब सवाल उठ रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव की प्रक्रिया में निष्पक्षता की बजाय मिली भगत का खेल खेला गया। 90 सदस्यों के गठित के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खाते में एक एक सीट जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस से सीट छीनने के लिए हर तरीके के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर दबाव, प्रलोभन और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि चुनाव कराने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो भी पूरी तरीके से मिला हुआ था। पंकज अग्रवाल का नाम लेते हुए कांग्रेस ने कहा कि हमारे जो वैध वोट थे यानी जो लीगल वोट थे उनको इलीगल वोट बता दिया गया, इनवैलिड बता दिया गया और बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि उनके एजेंटों के द्वारा दर्ज कराई गई सारी आपत्तियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, यानी कांग्रेस पार्टी जब आपत्ति जता रही थी तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती जरूर है, लेकिन पार्टी ने इस पूरे मामले पर भाजपा को एक्सपोज करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है दोस्तों। इसीलिए राज्यपाल के भवन तक पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता मौजूद है, तो इसे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर भाजपा को छोड़ेगी नहीं दोस्तों। और दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दलित वर्ग के उम्मीदवार को रोकने के लिए बीजेपी के द्वारा लगातार साजिशें की गई और कांग्रेस के विधायक परमवीर सिंह जी ने जब अपना वोट डाल दिया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, यानी उसी समय कोई ऑब्जेक्शन होता तो इस पर विचार किया जाता, लेकिन 2 घंटे के बाद बताया जाता है कि परमवीर सिंह का जो वोट है उसको रद्द किया जाता है, उसे इलीगल बता दिया गया दोस्तों और वोट को रद्द कर दिया गया। काउंटिंग के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने जिन 2 वोटों को वैलिड मानकर 6 बार ऑब्जेक्शन को ओवर रूल किया, बाद में उन्हें ही रिजेक्ट करना पड़ा। इसे ज्यादा लोकतंत्र का गला कोई नहीं घोट सकता है। विधायक अशोक अरोड़ा ने भी इस बात का समर्थन किया है दोस्तों। कुल मिलाकर पूरे की पूरी हरियाणा कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है और अब इसका असर पार्लियामेंट के अंदर यानी संसद के अंदर भी दिखाई देने लगा है दोस्तों। सोनिया गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी की पूर्व नेत्री और बंसीलाल जी के परिवार से आने वाली राज्यसभा की सांसद किरण चौधरी दिखाई दी है। जो अपडेट है वो ये की एक टाइम में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री माने जाने वाली किरण चौधरी जो 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी दोस्तों और राज्यसभा के सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था और बाई पोल में यानी उपचुनाव में वापस से जीत कर आई थी और भारतीय जनता पार्टी में थी। अब वो अचानक से कांग्रेस पार्टी के आला कमान के साथ में मुलाकात करते दिखाई दी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि सोनिया गांधी के साथ में किरण चौधरी बड़े दिनों के बाद मुलाकात कर रही है और इस मुलाकात की तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है उसके बाद किरण चौधरी की तस्वीर सोनिया गांधी के साथ में आ रही है दोस्तों। जरूर इस बात के संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी में कुछ और बड़े बदलाव हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बेटी हैं दोस्तों और उनकी बेटी यानी किरण चौधरी की बेटी भी विधायक है, तो ऐसे में श्रुति चौधरी चुनाव जीती है, लेकिन किरण चौधरी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, ये बात सबको पता है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता है अब वो सोनिया गांधी जी के आसपास घूमने लगे हैं ताकि उनके बारे में भी सोच विचार किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये तस्वीर ऐसे ही नहीं आई है, इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और बीजेपी के सारे तंत्र
कुरुक्षेत्र को हराते हुए हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता ने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा हरियाणा में शुरू हो रहा है दोस्तों। ये सारा तब हो रहा है जब राहुल गांधी का सारा फोकस हरियाणा के ऊपर था और राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी जिला अध्यक्ष थे उन सबसे मुलाकात की थी और क्लियर कर दिया था कि जो विचारधारा के साथ में है वही कांग्रेस में रहेगा, वही कांग्रेस में ऊंचे पोस्ट तक जाएगा, बाकियों का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नए तरीके का नए स्वरूप की कांग्रेस उभरती जा रही है और हरियाणा कांग्रेस इसका एक जीता जागता उदाहरण है, आप लोगों को जो भी लगता है इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के एक सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया दोस्तों। लेकिन उनके साथ एक ऐसा बड़ा मजाक हो गया कि लग रहा है कि बीजेपी ने घूम फिरकर प्रद्युत बोरदोलोई की ही फील्डिंग सेट कर दी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की असम के नौगांव से सांसद कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे प्रद्युत बोरदोलोई ने अचानक से पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनकी सीट पर, संसद की सीट पे चुनाव होगा और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना दावा मजबूती से रखेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रद्युत बोरदोलोई को असम का विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है दोस्तों और प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी ने दीसपुर सीट से मैदान में उतारा दोस्तों। इसके बाद प्रद्युत को लग रहा होगा कि उनको बीजेपी ने एक सुरक्षित सीट दे दी है। यहाँ से तो भाजपा 1 लाख प्लस वोटों से जीती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीती थी दोस्तों, वहां से प्रद्युत को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनडायरेक्ट तरीके से यानी अप्रत्याशित तौर पर प्रद्युत बोरदोलोई का फील्डिंग सेट कर डाला है दोस्तों। अपडेट यह है कि जिस सीट से चुनावी मैदान में प्रद्युत बोरदोलोई को मैदान में उतारा जा रहा है यानी दीसपुर की सीट से, उसके वर्तमान विधायक यानी अभी के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के अतुल बोरा ने कहा है कि उनका टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी से आए नेता प्रद्युत बोरदोलोई को मैदान में उतारा गया है। मैं इस बात का डंके की चोट पर विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, मुझे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस से आए एक व्यक्ति को टिकट देकर मैदान में उतारा जा रहा है। मैं इसका डंके की चोट पर विरोध करूंगा और 1 लाख प्लस वोटों से जीते प्रद्युत कहते हैं कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सीट पर या तो कोई निर्दलीय चुनाव जीतकर जाए या फिर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतकर जाए, लेकिन भाजपा का ये प्रत्याशी खासकर प्रद्युत बोरदोलोई को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। यानी 1 लाख वोटों से जीता हुआ विधायक डंके की चोट पर बोल रहा है कि भाजपा को हराऊंगा, प्रद्युत बोरदोलोई को हराऊंगा। दोस्तों सोचिए कितना बुरा और कितना भद्दा मजाक होगा प्रद्युत के साथ में, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद के पोस्ट को छोड़कर विधायकी लड़ने के लिए गए थे, लेकिन विधायकी में उनकी फील्डिंग सेट कर दी है वर्तमान विधायक ने। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां पर कोई बड़ा नेता मैदान में उतार देना चाहिए, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक तो सपोर्ट कर ही रहा है, तो पूरी तरीके से चुनाव जीतकर प्रद्युत बोरदोलोई का राजनीति ही खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, वहीं पर एंटाली से प्रियंका टिब्रेवाल को चुनाव लड़वाया जाएगा। बीजेपी की नई लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले और पूर्व गृह राज्य मंत्री यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणी को माथा भांगा से मैदान में उतारा जा रहा है, जबकि हॉकी के पूर्व खिलाड़ी भरत छेत्री को किलिम्पोंग से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर नोमन राय को दार्जिलिंग से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इस लिस्ट में बीजेपी की पहली लिस्ट के 2 बदलाव किए गए हैं। विष्णुपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने विश्वजीत खान को मैदान में उतारा है और जयपुर सीट पर विश्वजीत महतो को टिकट दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में कई सीटों पर कई दिग्गज मैदान में उतारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है दोस्तों। और संदेश खाली के मामले को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही थी और जो नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था दोस्तों रेखा पात्रा का, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बसीरहाट के चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारा था, हालांकि बुरी तरीके से वो चुनाव हारी थी। इसके बाद अब विधानसभा के सीट से मैदान में उतारा जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली सीट हिंगलगंज से रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि संदेश खली के एसटी रिजर्व सीट से सनत सरदार को मैदान में उतारा गया है। देखते हैं चुनाव के नतीजे किस तरीके के होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सारे उम्मीदवार हैं अब दोस्तों जो बंगाल के अंदर जाने माने कहे जा सकते हैं। लेकिन घूम फिरकर बात यही है कि क्या ममता बनर्जी के आगे टिक पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अपने दम पर सारे उम्मीदवार जितवा देती है। कोई नाम हो या ना हो, लोग ममता बनर्जी के नाम पर वोट डालते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरीके के दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी के बिना कोई राजनीति नहीं कर सकता। यानी ममता बनर्जी एक तरफा चुनाव अपने नाम पर जीती है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और क्या भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी का फंस सकता है, इस बारे में एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कोई है तो भवानीपुर विधानसभा सीट है दोस्तों। यहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भवानीपुर की गलियों में चुनावी हलचलें तेज है। ये एक ऐसी सीट है जो कोलकाता की बदलती पहचान पर जनमत संग्रह की ओर संकेत देगी दोस्तों। भवानीपुर का अलग आध्यात्मिक इतिहास है। भवानीपुर को देवी भवानी का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में पवित्र काली घाट मंदिर के ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। भवानीपुर सामाजिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर पारंपरिक बंगाली परिवारों के मोहल्ले काफी ज्यादा है और
और गुजराती मारवाड़ी भी बड़ी संख्या में है, जिनसे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी उम्मीद लगाते हैं कि मारवाड़ी और गुजराती जो बिजनेसमैन है वो बीजेपी को वोट करेंगे। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सिख आबादी और मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में है। बिहार के लोगों की आबादी भी अच्छी खासी तादाद में है। दोस्तों भवानीपुर विधानसभा में करीब 70% गैर बंगाली आबादी के लोग हैं, यानी गैर बंगाली लोग रहते हैं। दोस्तों यानी ममता बनर्जी अगर इस सीट से जीती हैं तो ये आने वाले दिनों के अंदर उनके राष्ट्रीय पहचान को लेकर भी संकेत देगा कि कहीं ना कहीं अब वो देश के अंदर भी कदम आगे बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर बाई पोल के अंदर 58,000 वोटों से हराया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यहां पर 8,000 वोटों से आगे थी। दोस्तों यानी काफी कम वोटों से आगे थी और 2019 में जो मार्जिन था उससे कम हुआ है। तो एक तरीके से बीजेपी इस बात पर उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि क्योंकि भवानीपुर के अंदर लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी को कम वोट मिला है तो भवानीपुर में इस बार शुभेंदु अधिकारी खेला कर सकते हैं। ऐसे में 44,000 लोगों के नाम इस विधानसभा क्षेत्र से काटे गए हैं। दोस्तों इसीलिए चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। ममता बनर्जी ने अपने लोगों को मैदान में उतार दिया है और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी भी पिछले 5 साल से इस सीट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी लोकल मीटिंग कर रहे हैं और लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि ये ममता का किला है, शुभेंदु अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। 50,000 प्लस मार्जिन से यहाँ पर ममता बनर्जी जीतेंगी, लेकिन क्योंकि ये सीट नॉन बंगाली सीट है दोस्तों इसीलिए भाजपा को यहाँ पर उम्मीद है और मारवाड़ी और गुजराती लोगों से उम्मीद बीजेपी जता रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शुभेंदु अधिकारी वो कर पाएंगे जो उन्होंने नंदीग्राम में पिछली बार 2021 के चुनाव में किया था? आप लोग की जो भी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के विरोध के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में राज्य के 15 आईपीएस अधिकारियों को दूसरे राज्यों के अंदर पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात करने का फैसला लिया गया था। यानी एक राज्य से दूसरी राज्य में पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जो पहली बार इस तरीके का मामला कुछ देखने को मिला है। दोस्तों चुनाव के टाइम में किसी अधिकारी को एक राज्य से दूसरी राज्य में भेज देना ये कहीं ना कहीं कई तरीके के सवालों को खड़ा करता है कि क्या किसी अधिकारी को इस तरीके से टारगेट करते हुए चुनाव आयोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है। क्योंकि अगर ट्रांसफर होता है तो इंटर स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट नहीं होता, यानी दूसरे राज्य के अंदर नहीं होता। आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए इस मामले को लेकर एक अपडेट दी है। दोस्तों अधिकारियों को लेकर दी गई जानकारी में कहा गया है कि अभी इन अधिकारियों को आनंद फान में कहीं और नहीं भेजा जाएगा, फैसला धीरे धीरे करके लिया जाएगा, यानी अचानक इनको नहीं भेजा जाएगा। 15 में से 5 आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है दूसरे राज्य में। अब इनको पर्यवेक्षक इतनी जल्दी नहीं बनाया जाएगा। यानी दोस्तों जब दबाव डाला गया विपक्ष के द्वारा, खासकर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, तब जाकर अधिकारियों को लेकर ये थोड़ी सी राहत आई है। लेकिन जो और भी 10 अधिकारी हैं उनको लेकर राहत कब आएगी, ये बड़ी अपडेट है। क्या दूसरे राज्य में इस तरीके से अधिकारियों को भेज देना क्या उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाने जैसा नहीं होगा? क्या इसे छवि खराब नहीं होगी कि तृणमूल कांग्रेस के करीबी लोग हैं इसीलिए इनको दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया है चुनाव के बीच में? ये साफ तौर पर दोस्तों चुनाव आयोग एक्शन लेकर कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग को 10 बार सोचना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों साथ साथ के कविता के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आती है। जानकारी यह है कि दिल्ली के हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई को निर्देश दिया है कि वो पूर्व सांसद और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की पूर्व नेता के कविता के द्वारा दायर याचिका पर जल्द से जल्द फैसला ले। और इस याचिका में उन्होंने अपनी नई पार्टी तेलंगाना प्रजा जागृति के रजिस्ट्रेशन की मांग की है। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई को निर्देश दिया है कि वो पूर्व सांसद और बीआरएस पार्टी की पूर्व नेता के कविता द्वारा दायर याचिका पर जल्दी से जल्दी फैसला ले। उनको अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनानी है, तेलंगाना प्रजा जागृति। ऐसे में दोस्तों टीपीजे पार्टी नाम की जो पार्टी बनेगी, क्या ये अपना प्रभाव तेलंगाना में छोड़ पाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मामला अब हाईकोर्ट में पहुंचा है तो हाईकोर्ट देखते हैं इस पूरे मामले पर जो आदेश दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों उत्तम नगर के मामले को लेकर राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा बयान आता है। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है और एक तरफ एक नौजवान लड़के यानी तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। बीजेपी और इसका इकोसिस्टम यही चाहता है। नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे ताकि लोग ये सवाल ना पूछे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगे जैसे हालात खड़े करने की कोशिश किया जा रहा है, खड़े किए जा रहे हैं। और दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि किसी भी बहकावे में ना आए और देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी ने देश की जनता और खासकर दिल्ली के उत्तम नगर के लोगों से एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला है। दोस्तों को सबको पता है कि उत्तम नगर के अंदर 21 तारीख को ईद के मौके पर कुछ बड़ा बवाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार एक के
बाद एक विवाद बयान सामने आते चले जा रहे हैं और सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे उत्तम नगर को लेकर तो विवाद बयानों का एक पूरी तरीके से बाढ़ आया हुआ है। राहुल गांधी इसी ओर इशारा करते हुए देश की जनता और खासकर उत्तम नगर की जनता, दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और सब लोग आपस में भाईचारे के साथ आगे बढ़िए। इसी के साथ में दोस्तों कोटा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए बंजर हो चुकी सियासी जमीन अब उपजाऊ होने लगी है। अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रहलाद गुंजल ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर भारी संख्या में लोगों को एकजुट कर दिया है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि प्रहलाद गुंजल ने सड़कों पर उतरकर एलपीजी सिलेंडर की कमी और काला बाजारी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में प्रदर्शन किया। दोस्तों प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में इस विरोध में विशाल संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। ये भीड़ बीजेपी से ज्यादा ओम बिरला की बेचैनी को बढ़ाएगा। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने ओम बिरला को लेकर भी पूरी तरीके से समीकरण सेट कर दिए हैं कि अब ओम बिरला को कोटा से हराएंगे लोकसभा की सीट पर, तो उसके बाद ओम बिरला फिर वापस सदन के अंदर नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर सदन में नहीं आएंगे तो कोई और स्पीकर बनेगा तो कम से कम ये तो खत्म हो जाएगा कि स्पीकर ओम बिरला किसी को परेशान करेंगे। दोस्तों हालांकि अगली बार वो चुनाव जीतकर नहीं आएंगे तो स्पीकर तो भाजपा का बनेगा ही नहीं, सत्ता पक्ष का बनता है और सत्ता पक्ष इंडिया गठबंधन होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कम से कम प्रहलाद गुंजल को आगे करके कोटा लोकसभा क्षेत्र में ओम बिरला के लिए तो पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर रखी है दोस्तों, यानी राजनीतिक तौर पर उनको शिकस्त देने की पूरी तैयारी चल रही है। और जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल आने वाले दिनों के अंदर कोटा में पूरी तरीके से समीकरण बदलेंगे और ये बदलते हुए भी पिछली बार नजर आए थे, लेकिन थोड़े से अगले मामला रह गया था जो इस बार आने वाले चुनाव में पलटेगा। साथ साथ अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रही है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भगवा दल ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दोस्तों एक एक करके पासे फेंके जा रहे हैं। संकेत और संदेश ने सियासत को और ज्यादा तरजीह देने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजर 5 चुनावी राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए गठबंधन के पूरे इक्वेशन को, समीकरण को तोड़ने की बातें कर रही है। भाजपा का दावा है कि पीडीए जो अलायंस बनाया गया है जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को 24 के चुनाव में हुआ था, इस बार 27 में नहीं होने देंगे। बीजेपी को लग रहा है कि वो पिछड़ा समाज के लोगों को साथ लेगी, लेकिन पिछड़ा समाज के लोगों के बीच में अखिलेश यादव की बातें बड़े आराम से पहुंची है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव 24 घंटे सातों दिन पिछड़ा समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के न्याय की बातें करते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव के साथ में पीडीए के लोग मजबूती से खड़े हैं। तो 2024 के चुनाव में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे के बीच चुनाव हार गई थी। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पीडीए समीकरण को तोड़ने के लिए या फिर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कमान साध्वी निरंजन ज्योति को दे रही है। दोस्तों साध्वी निरंजन ज्योति जो एक भगवाधारी भी है और ओबीसी समाज से आती है, तो ये मैसेजिंग करने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इससे पीडीए समाज के लोग मान जाएंगे कि भाजपा उनके हित में काम कर रही है, क्योंकि पीडीए समाज के लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ एक लोगों के लिए काम कर रही है, बल्कि कुछ बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है और बाकी सारे समाज के लोग भाजपा से परेशान चल रहे हैं और पीडीए के समाज के लोग तो सबसे ज्यादा बीजेपी से प्रताड़ित है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखिएगा जरूर। साथ साथ आगामी केरल के विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अपडेट आई है दोस्तों। राज्य के मुख्यमंत्री पिनरे विजयन ने कन्नूर जिले के धर्मदाम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है दोस्तों, उनका नाम भी आगे कर दिया गया है। पिनरे विजयन ने इस सीट पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है दोस्तों। केरल के अंदर इस बार लेफ्ट पार्टी के लिए सत्ता बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें लेकर सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है, यानी एंटी इनकमेंसी देखने को मिल रही है दोस्तों। ऐसे में केरल के धर्मदाम विधानसभा क्षेत्र से पिनरे विजयन अभी भी विधायक चुने गए हैं दोस्तों। 2021 का जब चुनाव हुआ था तो इनको भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी, यानी 95,000 वोट इनको मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को 50,000 प्लस वोट मिले थे और 2016 में तो 87,000 वोट पिनरे विजयन को मिला था। तो लगातार पिनरे विजयन के वोटों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिनरे विजयन ने फिर से धर्मदाम से मैदान में उतरने का फैसला लिया, यानी धर्मदाम से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। और एलडीएफ का ये मजबूत पकड़ यहाँ पर रहता है। बीजेपी के नेता के रंजीत चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे में यूडीएफ की ओर से वीपी अब्दुल रशीद को मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री होम सीट होने से पूरे राज्य की नजर इस सीट पर बनी रहती है। ऐसे में मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में होगा। भाजपा का उम्मीदवार यहाँ दूर दूर तक नहीं है दोस्तों, और कम्युनिस्ट पार्टी को मुस्लिम समाज का और ईसाई समाज का यहाँ अच्छा खासा वोट मिलता है। देखते हैं धर्मदाम के अंदर किस तरीके के चुनावी नतीजे सामने आएंगे दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना रखी है और उन्होंने अपनी पार्टी जिसका नाम आम जनता यूनियन पार्टी रखा हुआ है दोस्तों। और इस पार्टी में 15 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, उनके खिलाफ गैर बंगाली मुस्लिम उम्मीदवार पूनम बेगम को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। कबीर जिन्हें पिछले साल टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था, ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के वोट काटने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई है, या यूं कह सकते हैं कि बनवाई गई है।
और बाबरी मस्जिद बनाने की बातें ये लगातार कर रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों। यानी घूम फिरकर इनकी जो राजनीति है वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही करेगी। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोग इस तरीके के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जीत की केवल एक ही उम्मीद है कि अगर पूरा चुनाव पोलराइज हो जाता है, यानी सांप्रदायिक आधार पर दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, तो फिर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इसके इतर तो कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसीलिए बार बार ये खबरें सामने आती रहती है, खासकर हुमायूं कबीर को लेकर ये अपडेट आती रहती है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें देश के अंदर 1,10,00,000 से ज्यादा ग्रेजुएट लोग बेरोजगार है। यानी 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चे बेरोजगार चल रहे हैं दोस्तों। सिर्फ एक कोर्स एंटायर पॉलिटिकल साइंस में 100% प्लेसमेंट है, सीधा प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो व्यक्ति। निशाना साधते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर यह बातें कही है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि देश में एक ही व्यक्ति के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री है, और कौन है वो आप जानते ही है। और 67% ग्रेजुएट को बेरोजगार करके बैठा रखा है। इस तरीके से लोगों ने तंज भी कसा है। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी, और खासकर दोस्तों जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 67% अगर वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।